जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, एसआई और सीडीपीओ का भी हम लोग सेट लगाते हैं। आज हम लोग टोटल 49 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 50 नंबर सेट को देखेंगे। तो चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। सेट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम पे लूसेंट का बैच चल रहा है। उसमें आपको लूसेंट के साथ साथ स्पीडी और करेंट अफेयर भी कवर कराया जाएगा। और लूसेंट के अलावा स्पीडी और स्पीडी के अलावा घटना चक्र हो गए, अन्य कोई भी पुस्तकें होंगी वो मेनली फोकस हमारा लूसेंट पे होता है। ठीक है। तो ये होता क्या है कि मैं आपको टास्क देता हूं और वो टास्क आपको पूरा करके लाना होता है। और टेलीग्राम पे उस टास्क का क्या चलता है, तो टेस्ट चलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस टेस्ट में आपको जुड़ने के लिए पर मंथ 100 रुपया का देना पड़ेगा पैसा। और या तो फिर आप कोई एक सेट में जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 10 रुपया पर सेट देना होगा। ठीक है। उस ग्रुप का नाम है मिशन ऑल एग्जाम क्लियर, जो कि शाम 4 बजे चलता है। हमारा फ्री ग्रुप भी चलता है जिसका नाम एजुकेशन मॉल है। यहाँ 3:30 बजे हिस्ट्री का भी बैच चल रहा है। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग आइए ज्वाइन होइए। ज्वाइन होने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको गूगल पे कर देना है और इसका रिसिप्ट इसी के व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना है। और इस बैच का स्टार्टिंग 15/6 से हो गया है। एक हफ्ता इस बैच का हो गया है और इसमें काफ़ी लड़के जो है कि इनरोल भी हुए हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने लूसेंट को अच्छे तरह से कवर करना और आपको कितना याद रह पाता है, तो आप लोग इस टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बानर सेना तथा मजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और ए और बी दोनों, यानी भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों। यहाँ आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है कि क्या है, तो बानर सेना तथा मजरी सेना से संबंधित है। अब इस सविनय अवज्ञा स्टार्टिंग कब हुई, तो ये आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1930 को स्टार्टिंग हुआ था। और अगर बात करें कि दक्षिण में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सी राजगोपालाचारी इनका नेतृत्व दक्षिण में कर रहे थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था? आपके ऑप्शन है त्रिपुरी अध्यादेश, मेरठ अधिवेशन, फैजापुर अधिवेशन या फिर हरिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन जाएगा ए, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, तो त्याग पत्र दे दिया था अध्यक्ष पद से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ उनके बीच और भी लोग थे, उनके बीच इनका मतभेद हो गया था किसी बात को लेकर। और ये आपको याद रखना, कितनामा संविधान बोल रहा हूँ, कितनामा कांग्रेस अधिवेशन था, तो 52वां अधिवेशन था। और ये 1939 में ये हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो आपको एमपी मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? तो ऑप्शन है 16 जून 1674, 28 जून 1676, 25 जून 1674 या 26 जून 1676। तो टाइमर खत्म होता है। ऑप्शन जाएगा ए, 16 जून 1676 को जो है कि शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। और इनका राज्याभिषेक कौन करता है, तो काशी के एक गंग भट्ट नाम के विद्वान होते हैं, इन्होंने ही इनका शिवाजी का राज्याभिषेक किया है। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 14 अप्रैल 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और आपको डेट याद रखना है, राज्याभिषेक का डेट याद रखना है। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1669, 1680, 1686 या फिर 1675। तो टाइमर आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि टाइमर का वो 10 सेकेंड का ही होता है। टाइमर आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। इसी 10 सेकेंड में आपको आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। यहाँ हमारा आंसर जाएगा 1675। 1675 में जो है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह हुआ था। औरंगजेब की बात की जाए तो इसे हम लोग जिंदा पीर भी कहते हैं। और इसके जन्म की बात की जाए तो 3 नवंबर 1618 में इसका जन्म हुआ था, जो कि उज्जैन शहर में हुआ था। उज्जैन शहर कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। इसी के समय जो है कि सर्वाधिक हिंदू अधिकारी जो है कि इसके शासनकाल में रहते थे। मतलब एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदुओं की नियुक्ति हुई थी या फिर हिंदू अधिकारी होते थे। तो आपको याद रखना है औरंगजेब। ठीक है। और औरंगजेब के बाद ही हम लोग देखते हैं कि मुगलों का कैसे पतन होता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी इसके होते हैं, इसके बेटे में, तो उत्तराधिकारी का युद्ध वगैरह होता है। और पूरी तरह से मतलब
औरंगजेब के बाद ही हम लोग समझते हैं कि यहाँ इसके बाद ही इसका मुगलों का पतन होना वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन औरंगजेब तक जो है कि ठीक ठाक मुगल वंश का जो शासन साम्राज्य है सही रहता है, लेकिन इसके बाद जो है कि इसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है और लास्ट बहादुर शाह जफर तक जाते जाते पूरी तरह से मुगल काल का पतन हो जाता है, अर्थात मुगल काल का नामो निशान खत्म हो जाता है भारत से। चलिए नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है? तो धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन से लोथल, धैलावीरा, रंगपुर या कालीबंगा। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं, आपका टाइमर समाप्त होता है और ऑप्शन जाता है सी रंगपुर। रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और ये किस नदी पे है? तो मादर नदी पे स्थित है। कौन? रंगपुर। सही है। अब यहाँ क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि रंगपुर जो स्थल है इसकी खोजकर्ता कौन है? तो आपको याद रखना है रंगनाथन राव। रंगपुर को रंगनाथन ने खोजा, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ धान के भूसी और कच्चे ईंटों का दुर्ग मिला है। दुर्ग का मतलब होता है किला, ये आप लोग बखूबी जान रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है कालिदास, सर विलियम जोन्स, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बेलकम। बेलकम ये क्या है? चलिए ऑप्शन सॉरी आपके समय की समाप्ति होती है और ऑप्शन जाता है हमारा बी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो है कि क्या किए थे कि ये अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित क्या है काव्य है, इसको जो है कि किस चीज में अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। आपको बखूबी पता होगा सर विलियम जोन्स कौन है। सर विलियम जोन्स जो है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने ही किया था और यही एशियाटिक सोसाइटी का ये काम था कि जितने भी काव्य हैं, ग्रंथ हैं, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना, ये इस सोसाइटी का क्या था? काम था। अच्छा, और मैं अगर बात करूं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ये बंगाल जो है कि कहाँ था? तो फोर्ट विलियम में था। और आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन? कोई आयर थे। ठीक है, शायद सर आयर या सर आयर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। किस मंडल को संवहन मंडल और अनुमंडल कहा जाता है? ऑप्शन है समताप, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। संवहन मंडल अनुमंडल का मतलब ये होता है कि जहां पर सारी मौसमी घटनाएं होती है। तो कहाँ होती है सारी मौसमी घटनाएं? सारे लोग को पता है कि क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में मौसमी घटनाएं होती है। यहीं पे आंधी बारिश, कोहरा, बिजली चमकना, ये सब सारी घटनाएं देखी जाती है। हम लोग सीधे कह सकते हैं कि मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अक्षय अपरदन से होता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अच्छा लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शंस ये रहे और टाइमर समाप्त होता है। ऑप्शन जाता है हमारा सी काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो है कि बैसाल्ट चट्टानों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। बैसाल्ट लावा कहाँ से निकलते थे? ज्वालामुखी जब ठंडा हो जाता है तो उसी के लावा को हम लोग क्या बोलते हैं? बैसाल्ट चट्टान या बैसाल्ट लावा बोलते हैं। तो उसी के अपरदन से जो है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और इसकी सबसे ज्यादा प्रधानता गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी किस चीज के लिए उपयोगी है? तो आपको याद रखना है ये कपास के लिए अत्यंत जो है कि अत्यंत उपयोगी है ये काली मिट्टी। काली मिट्टी पे ही कपास की खेती करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे 9th नंबर में। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पर्वतीय स्लोपो, हिल स्लोप पर मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? मतलब जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है उसको हम किस प्रकार नियंत्रित करेंगे? पट्टीदारी खेती करके, सोपान खेती करके, समुच्च रेखीय जुदाई करके या फिर क्या करके? तो वन रोपण करके। यहाँ आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च रेखीय क्या करके? तो जुदाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अच्छा, तो ये पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन ढाल को काटकर सीढ़ी नुमा इसको बना देते हैं और यहीं पे जो है कि इसकी खेती करते हैं। ऐसे इसको सीढ़ी नुमा बनाकर यहीं पे इसको खेती किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि पर्वतीय जो स्लोप है यहाँ पे जो है, एक मिनट चलिए, हाँ, तो यहाँ पे जो ये पर्वतीय स्लोप है इस पे जो है कि हम आसानी से जो है कि खेती कर पाते हैं और हमारा जो है कि क्या बोलते हैं कि खेती भी हो जाता है और पर्वत का पर्वत रहता है, तो दोनों फायदा यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है।
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा है, नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राजील, केनिया या इंडोनेशिया। तो भूमध्य रेखा को आप लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। मैक्सिको जो है कि भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश में हम लोग भूमध्य रेखा को कहते हैं। भूमध्य रेखा ये होता है, ये देखिए, ये मैंने पृथ्वी बनाया और ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश में हम इसे बोलते हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये इसके बहुत सारे नाम है। और यहाँ पे होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। तो भूमध्य रेखा तो कौन नहीं गुजरता है, तो मैक्सिको नहीं गुजरता है। और अगर देख लेते हैं कौन कौन गुजरता है, तो यहाँ पे कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव, ये सब वगैरह जो राज्य हैं ये सब गुजरते हैं, लेकिन मैक्सिको नहीं गुजरता है भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 11वें नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनः गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1953, 1952, 1958 या 1955। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था ये आपको बतलाना है और टाइमर होता है खत्म। ऑप्शन हमारा जाएगा ए 1953। 1953 में क्या क्या किया गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया था। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि अनेक राज्यों से जो है कि भाषा के आधार पर जो है कि नए राज्यों का गठन की मांग किया गया था। तो इसीलिए इस आयोग को जो है कि क्या किया गया कि गठित किया गया 1993 में, ठीक है। और इसमें इसके अध्यक्ष की आपसे पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है फजल अली। लेकिन इनके साथ साथ 2 और उप अध्यक्ष थे, मतलब 3 मेंबर का ये समिति था। ये आपको मोटा मोटी याद रखना है, 3 मेंबर, जिसमें से अध्यक्ष फजल अली हो गए और 2 और मेंबर थे। एक का नाम था हृदय नाथ कंजूर और एक का नाम था मैं भूल रहा हूँ, एक का नाम था प से कुछ नाम था, पुलकेतर या फिर कुछ था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे वीडियो बढ़ता है तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे दिमाग से स्किप कर गया है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका। तो टाइमर आपका स्टार्ट है। हाँ, एक का नाम था पनिक्कर, ये आपको याद रखना है। एक हृदयनाथ कंजूरू मैंने बताया और एक का नाम पनिक्कर और फजल अली उसके अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ हमारा आंसर, इस क्वेश्चन में आंसर हमारा जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है कि क्या प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। तो क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संघ राज्य है उसके प्रशासनिक और अधिकारों का कर्तव्य का निर्धारण किया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या होता है कि वो राज्य जो है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है और उस राज्य में जो है कि किसी भी प्रकार का स्टेट जो है वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, स्टेट अपना पॉलिसी नहीं ला सकता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 238(1) के तहत जब तक संसद जो कि ऐसा कोई विधि कानून नहीं बनाए तब तक जो है कि संघ राज्य क्षेत्र में किनका अधिकार रहेगा, तो राष्ट्रपति महोदय का अधिकार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, फास्कोप्रोटीन या फिर फास्कोलिपिड प्रोटीन। ये क्वेश्चन जो है कि सेल के क्वेश्चन है और हम लोग अभी पेड वाले कोर्स में क्या कर रहे हैं, सेल ही कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो सेल वाले विद्यार्थी होंगे जो लुसेंट कवर कर रहे होंगे वो आसानी से इसको मार दिए होंगे, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था उस क्लास में, बायोलॉजी के क्लास में, कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसमें आपसे अगर और क्वेश्चन पूछता है तो कितने प्रोटीन, तो 2 प्रोटीन और 1 लिपिड की बनी होती है। ये होता है स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, यहाँ प्रोटीन है और यहाँ प्रोटीन है और ये बीच वाला जो हो गया ये आपका लिपिड हो गया। ये मैंने आपको बतलाया था, है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी। अब डी देखिए, यहाँ पे हमको पता है कि प्रोटीन और लिपिड है, तो मैंने यहाँ से प्रोटीन देखा, इसमें देखा कि लिपिड है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें केवल प्रोटीन है, ये भी नहीं, लिपिड है ये भी नहीं। अब देखिए इसमें हमने देखा फॉस्फोलिपिड, तो मुझे फॉस्फो से मतलब नहीं रखना, मुझे पता है कि लिपिड और प्रोटीन होता है प्लाज्मा झिल्ली। तो बस ऑप्शन नंबर डी, लिपिड और प्रोटीन है। फॉस्फो लगा रहा है चाहे फलना ठिकाना कुछ भी लगा रहा है, उससे मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15,
मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो जल संतुलन के लिए कौन उत्तरदायी आपको बतलाना है। ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, विकृत या फिर अरे फेफड़ा दो हो गया ना जी। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, विकृत यानी किडनी। किडनी जो है कि जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के वितरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। मतलब ऐसा इसमें से कौन है, जैसे अवरक्त हो गया, दृश्य किरण, सूक्ष्म तरंग या फिर एक्स किरण, इसमें से कौन सा है जिसकी तरंगदैर्घ्य जो है कि वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। तो इसका आंसर जाएगा एक्स किरण। एक्स किरण की जो है कि तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिरका का अन्य नाम है। सिरका का होता है वेनिगर, का अन्य नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। तो आपको जैसे कि पता है कि सिरका में क्या होता है, तो खट्टा होता है, और खट्टा हमको पता है कि क्या होता है, तो क्या एथेनोइक एसिड यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो कैंसर के उपचार में ये चार ऑप्शंस में से क्या प्रयुक्त होता है, कौन सा तत्व, ये आपको बतलाना है। ऑप्शंस है सोडियम, आयोडीन, कोबाल्ट या यूरेनियम। ऑप्शन जाएगा सी, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है कि कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है हमारा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो इस चार ऑप्शंस में से किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ है हेरोल्ड डोमर, पीवी महालोनोविश, जी मॉडर्न या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये पीवी महालोनोविश मॉडल पे आधारित थी। इस योजना की शुरुआत 1956 से क्या 1956 से 57 होगा, है ना, पीवी महालोनोविश ने किया था, और ये एक समाज सेवक क्या थे, समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या जर्मनी। टाइमर आपका खत्म होने वाला है, और आपको क्या करना है, लाइक भी करते चलना है, और दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ को हम लोग आज प्रेजेंट में किस नाम से जानते हैं, तो रूस के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका नाम सोवियत संघ था। ठीक है, तो सोवियत संघ में से अलग होकर क्या बन गया, अपना रूस एक नया देश बन गया। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। तो चलिए, इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस के सीरीज को देखा है, और आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, तो सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, तो चैनल को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करने के लिए बोलना है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।